Hello everyone, this is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year, IGIMS Patna. I also appeared in ICAR UG 2020 and secured 401 marks out of 600 and my all India rank was 3500 approx. I have also completed my BSc Honours Agriculture first year in College of Agriculture Ganj-Basoda and my university was Jawaharlal Nehru कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ICAR का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओवरऑल क्वेश्चन पैटर्न के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। इवन मैं आप सभी को सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी करके दूंगा कि फिजिक्स का पेपर कैसा आता है, केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है और बायोलॉजी का पेपर कैसा आता है, क्योंकि ये तीन पेपर है जो कि मैंने भी दिया हुआ है और इनका जो कंपैरिजन मैं करूँगा नीट और जेईई के पेपर से। साथ ही में मैंने कुछ कमेंट्स को शॉर्टलिस्ट भी किया हुआ है। आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे जो कि ICAR और नीट से कुछ रिलेटेड थे, तो इन सारे कमेंट्स को मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है और उन कमेंट्स को मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर दूंगा आप सभी के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है मैंने आपका कमेंट लिया हो और आप ही वीडियो पूरा ना देखें तो आपका डाउट भी सॉल्व नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये एक नया चैनल है और आप सभी के सपोर्ट की भी हमें ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और अगर आपके फ्रेंड्स भी अगर ICAR या नीट देने वाले हैं तो उन तक भी ये वीडियो को पहुँचाइएगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को ओवरऑल ICAR एग्ज़ाम को कंपेयर करूंगा जेईई से और नीट से भी और बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा रहता है। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में सबसे पहले फिजिक्स को ले लेते हैं। फिजिक्स का पेपर मैं बता दूं आपको लगभग नीट के बराबर का आता है। थोड़ा सा आप डिफ़िकल्ट मान सकते हैं, थोड़ा सा मतलब इस बार का जैसा नीट था वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी आया फिजिक्स का पेपर, लेकिन उससे आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मान लीजिए जो ICAR का पेपर आता है। डिफ़िकल्ट में आपको मैं बता दूं जो नहीं बनने वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके रहेंगे थियोरेटिकल क्वेश्चंस, क्योंकि ICAR में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं फिज़िक्स में वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। न्यूमेरिकल भी जो आपका आता है वो थोड़ा ईजी आता है, जैसे कि आपको PV ग्राफ दे देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा TV ग्राफ या फिर ऐसा कोई वर्क डन निकाले बोल देगा। आपको यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल सरफेस टेंशन का आपसे डायमेंशन पूछ लेगा, या फिर आपको PN जंक्शन दे देगा, बोलेगा कि बताओ ये फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है, या फिर आपको बूलियन एक्सप्रेशन या फिर हाफ लाइफ निकालना हो गया एटम न्यूक्लियर वाले चैप्टर से। तो मतलब जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इजी आएंगे आपको अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आपको जो थ्योरी है वो पूरा पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का जो ज़्यादातर पोर्शन है वो फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो कम आता है। ज़्यादातर जो है आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से आता है। ऑर्गेनिक में बता दूं आपको नेम रिएक्शन हो गए प्लस I इफेक्ट प्लस R इफेक्ट, ये सब जो ऑर्डर हो गया। फिर आपको जो भी रिएजेंट हो गए उन सब का जो भी काम है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अगर स्विच करेंगे तो यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, आपको कोवलेंट नेचर भी पूछा जाता है, फिर आयनिक कैरेक्टर भी आता है, फिर आपको रेडियस का भी ऑर्डर आता है। मीन्स इनऑर्गेनिक थोड़ा ईजी आएगा। जो भी आपका जो टफ इनऑर्गेनिक रहेगा वो आपका D ब्लॉक से आएगा या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएगा, F ब्लॉक से आएगा। तो वही सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं भी बनते हैं। हालांकि कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स भी हैं, जैसे कि आप पॉलीमर्स पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्कोरिंग होते हैं, बस छोटा सा चैप्टर है उसको पढ़ लेना है और उससे क्वेश्चन ईजिली बन भी जाते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री का बात कर लें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स काफ़ी कम रहेंगे, इसमें भी न्यूमेरिकल उतना आता नहीं है। आएगा भी तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स आएगा, जैसे कि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का कन्वर्जन आ जाएगा, या फिर अगर आपको एक दो आपको ये हार्ड भी आ सकता है। मीन्स हार्ड क्या मतलब मॉडरेट में मानता हूँ, आपको रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने आ सकता है। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, नीट का भी और ICAR में भी आता है, इवन जेईई में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल केमिस्ट्री का अगर मैं नेट सेल का बात करूँ तो ऑर्गेनिक में आपको नेम रिएक्शन, रिएजेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, आपको प्लस I इफेक्ट प्लस R इफेक्ट जो भी ऑर्डर्स हैं वो सारे को अच्छे से मेमोराइज़ करना है। इनऑर्गेनिक में भी बता दूँ रेडियस का ऑर्डर, आपको आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, कोवैलेंसी का ऑर्डर, फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो हैं, और साथ में इनका जो रीज़न क्यों फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वाई नॉट क्लोरीन, तो ये सब चीज़ का रीज़न भी पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री में भी और फिज़िक्स में भी। तो फिज़िकल केमिस्ट्री का मैं बात कर लूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने बता दिया आपको कि नॉर्मल कन्वर्जन आता है आपको और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आता है। फिर आप ये भी देख सकते हैं जैसे कि कौन कौन से रिएक्शन फिजिबल है, तो उसका एंट्रोपी, फिजिबल रिएक्शंस का एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको देखते चलना है। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में एक और चीज़ है कि कौन सा ब्रॉन्स्टेंट एसिड है, कौन सा ब्रॉन्स्टेंट बेस है,
मतलब जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, कौन सा लेविस एसिड है, कौन सा लेविस बेस है, इन सारे का एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए कि कौन लेविस बेस होता है, कौन लेविस एसिड होता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई द लेविस एसिड, अगर आपको पता है तो आप तुरंत इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये ओवरऑल आइडिया लग गया आपको केमिस्ट्री का। बात कर ले बायोलॉजी का, तो देखो बायोलॉजी में नीट में अब क्या हो गया है, जूलॉजी और बोटनी अलग आता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको कंबाइंड मिलेगा। ज़्यादातर पोर्शन जो है आपको बोटनी सेक्शन से ही मिलेगा, और जो डिफ़िकल्ट भी लगेगा वो आपको बोटनी सेक्शन ही लगेगा कंपैरेटिवली एज जूलॉजी सेक्शन। मीन्स जितना भी ह्यूमन फेस जो है, जो आपने एनसीईआरटी वाइज पढ़ा है वही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन लगभग वही रहता है। लेकिन आपको बोटनी में बता दूँ, बोटनी में थोड़ा बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर भी जाता है। जैसे कि हमने अभी 3 फैमिली पढ़ा एनसीईआरटी में, फैबेसी, सोलानेसी और लिलियासी, लेकिन आईसीआर में क्वेश्चन हो सकता है मेलवेसी फैमिली से भी आ जाए। मतलब मेरे को आया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं वही बता रहा हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, उसका भी काफ़ी सारा एंजाइम्स दे देता है और उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करने बोलता है। तो ये ऐसे हार्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हुआ। तो ओवरऑल आपको आईसीआर में टाइम मैनेज भी करके चलना है। बायोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी आता है। इस बार का जैसे नीट हुआ, जिसमें बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, उससे भी आप थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी मान सकते हैं आप आईसीआर के बायोलॉजी को, क्योंकि आईसीआर के बायोलॉजी में भी 3, 4, 5, 6 स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, उसमें भी सर्च एंड रीजन आता है और ज़्यादातर क्वेश्चन वही ही आता है। तो आप आईसीआर के बायोलॉजी को भी आप लेंदी मान सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं पेपर का एनालिसिस करूँ नीट और जेईई से, अगर आप जेईई के स्टूडेंट हैं तो आपको आईसीआर का पेपर ईजी लगेगा एज़ कम्पेयर टू जेईई। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं, यानी कि नीट वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको आईसीआर का जो पेपर है थोड़ा टफ लगेगा, मेनली इन कंपैरिजन विद बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको नॉर्मल लग सकता है, लेकिन आपको बायोलॉजी तो आपको थोड़ा सा ऊपर लगेगा ही लगेगा। बात कर लेते हैं ओवरऑल आईसीआर का पेपर मेरे को कैसा लगा। तो ओवरऑल आईसीआर का पेपर मेरे को भी सेम लगा था। मैं जब आईसीआर का पेपर मैंने देखा था तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, कोई गाइड करने वाला था नहीं कि पेपर कैसा होता है, तो मैंने ऐसे ही जाके दे दिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आईसीआर का पेपर मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट रहता है थोड़ा सा नीट के कंपैरिजन में, और डिफ़िकल्ट होने के ही कारण इसका जो कट ऑफ भी है वो काफ़ी कम जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो इस एग्ज़ाम में आपको कम्पीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कट ऑफ थोड़ा सा लो ही रहता है, मीन्स 97-98 परसेंटाइल तक अगर आप ला देते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी। हमारे समय में क्या होता था, हमारे समय में मार्क्स आता था, मीन्स जैसे मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि मुझे 401 मार्क्स आए थे। तो आईसीआर 2021 से क्या हो गया, जो नॉर्मलाइज़ करके परसेंटाइल स्कोर आने लग गए। मीन्स हमारे समय क्या होता था, हमारे समय भी मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम होता था, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते थे। तो किसी शिफ्ट में पेपर अगर हार्ड आ गया तो उनका मार्क्स कम हो जाता था, और किसी शिफ्ट में अगर पेपर ईजी आता था तो उनका मार्क्स ज़्यादा हो जाता था। तो इसको देखते हुए एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने पिछले साल से नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया। अब आईसीआर में मार्क्स नहीं आते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ आईसीआर में परसेंटाइल स्कोर्स ही आते हैं। तो आपको भी परसेंटाइल स्कोर ही मिलेगा। इसीलिए मैंने बताया कि आप अगर 97-98 परसेंटाइल ला देते हैं तो आप एक गवर्नमेंट सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में मैं ऐसे गारंटी नहीं बोलूँगा, हाँ हॉर्टिकल्चर भी है, फॉरेस्ट्री भी है, बहुत सारे अदर कम्युनिटी साइंस भी हैं, तो बहुत सारे अदर फील्ड्स भी हैं, आपको आईसीआर के थ्रू एडमिशन मिलता है उसमें। खैर उसके बारे में मैं काउंसलिंग में बताऊँगा, लेकिन मिनिमम मैं आपको बता दूँ, अगर आप 97 से ऊपर ला रहे हैं परसेंटाइल तो आप गवर्नमेंट सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर ही चाहिए तो आप 98-99 परसेंटाइल से ज़्यादा ही लाइए, तो आप इजीली गवर्नमेंट सीट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 99 से ज़्यादा लाते हैं परसेंटाइल तो आप एक अच्छे एग्रीकल्चर कॉलेज में जाएंगे। अगर आप 98 में जाते हैं तो हो सकता है आपको आपके मन का पसंद का कॉलेज ना मिले। तो ये परसेंटाइल लाना आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब बात कर लेते हैं आप सभी के कमेंट्स का, जो आप सभी का जो डाउट्स था आईसीआर के कॉलेजेस के रिगार्डिंग, आप सभी ने जो कमेंट किया, तो मैंने उन सारे कमेंट्स को लेकर के अभी उन सारे कमेंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ, तो उसको भी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आप सभी को कमेंट का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा और उसके बाद मैं कमेंट को रीड भी कर दूंगा और उसके बाद मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। तो सबसे पहला कमेंट है यूट्यूब लवर का। उन्होंने लिखा है कि हेलो ब्रदर, इट इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट इन नीट, माई एक्सपेक्टेड स्कोर इज़ 490+, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई वॉन्ट ए पार्शियल ड्रॉप फॉर नीट 2023। कॉलेज फेब में स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर का, क्या मैं कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल को बोलकर लीव ले सकता हूँ और एग्ज़ाम के बाद जा सकता हूँ कॉलेज, सो दैट अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ घर से, क्योंकि नीट आई थिंक मई और जून में ही हो जाएगा, प्लीज़ बताओ भैया। तो देखिए सबसे पहली बात कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, 490+ स्कोर आपका आ रहा है और आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है नीट 2023 के लिए।
कॉलेज एग्रीकल्चर का फरवरी में स्टार्ट ऐसे होता नहीं है, होता तो ये अगस्त में ही है, लेकिन जस्ट बिकॉज इसका एग्ज़ाम बहुत डिले हो गया है इस बार, और कोरोना के चलते पिछले साल भी डिले था, उसके भी पिछले साल डिले था कोरोना के चलते, इसलिए फरवरी में स्टार्ट हो रहा है। अभी तो आईसीआर का फॉर्म आया है, तो फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी। एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि जनवरी फरवरी तक आपका क्लास स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपने लिखा है कि क्या मैं कॉलेज जाकर प्रिंसिपल से बोलकर लीव ले सकता हूँ। आप ऑब्वियसली लीव ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको फिर भी 75% अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कॉलेज में आप अटेंडेंस के बिना आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पूरा फर्स्ट सेमेस्टर कॉलेज जाऊँ ही ना, एग्ज़ाम दूँ ही ना, फिर मैं सेकंड सेमेस्टर से कंटिन्यू कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपका ईयर बैक लग जाएगा, आपका एक ईयर जो है वो वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि आपका जो मार्क्स है वो ठीक ठाक है, तो आप अभी से ही प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अपना हाई लेवल पे रखिए, ताकि आपको जब जनवरी फरवरी में जब कॉलेज जाना पड़े, तो आप जो 15 दिन 20 दिन जो आप सेटल होंगे कॉलेज में, तो आप आराम से ईज़िली 15-20 दिन आप वहाँ पे स्पेंड कर सकें और धीरे-धीरे कॉलेज में सेटल हो जाएँ। क्योंकि देखिए अटेंडेंस जो होता है वो सारे प्रोफेसर्स नहीं लेते हैं, कभी-कभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी लेता है या फिर कोई स्टूडेंट भी लेता है, तो आप उससे बोल करके अपना अटेंडेंस भी लगवा सकते हैं। मीन्स ऐसा कोई ऑफिशियल होता नहीं है कि आप ऐसा बोल करके लगवा दें, नहीं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको दिक्कत है या फिर फ्रेंड है आपका, तो वो लगा भी देगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छे से दोस्ती रखनी पड़ेगी कॉलेजेस में। इवन आपको एग्रीकल्चर कॉलेज में काफ़ी असाइनमेंट भी मिलेगा, तो इन सब चीज़ों का भी आपको ख्याल करना है, क्योंकि असाइनमेंट तो लिखना पड़ेगा, फिर जब प्रैक्टिकल आएगा, असाइनमेंट आएगा, एग्ज़ाम आएगा, तो इन सारी चीज़ों को देख करके आपको चलना पड़ेगा। तो बहुत वाइजली डिसीजन लीजिएगा अपना, क्योंकि आपको 75% अटेंडेंस तो चाहिए ही होगी। अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट ऋषभ रंजन का है। भाई एग्रीकल्चर कॉलेज में लिविंग बॉन्ड होता है क्या आफ्टर सिलेक्शन इन नीट एग्ज़ाम? ऐसा कुछ नहीं होता अभी तक तो आईसीआर कॉलेज में। इवन मैंने भी अपना आईसीआर कॉलेज जब छोड़ा था, मुझे कोई बॉन्ड नहीं देना पड़ा था। इवन मेरे एक दोस्त ने भी छोड़ा है अभी एग्रीकल्चर कॉलेज, तो उसे भी कोई बॉन्ड नहीं देना पड़ा है। इनका एक और कमेंट है, भाई नीट प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर कॉलेज डिफ़िकल्ट और ईजी, प्लीज़ एक्सप्लेन डीपली, चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग एग्रीकल्चर कॉलेज शेड्यूल एंड नीट प्रिपरेशन, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीट का जो प्रिपरेशन है वो आईसीआर के साथ वो इजी तो नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं करता कि आप मेरे यहाँ पढ़िए और आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिए और आप इजीली कंप्लीट करके चले जाइए। तो इजी तो आपको रहेगा नहीं, आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, एग्ज़ाम्स, अटेंडेंस, क्लासेस, सब कुछ करना होगा, फील्ड वर्क सब कुछ करना होगा फर्स्ट ईयर से ही। तो ऊपर से आपको सीनियर्स का भी कुछ रहेगा, तो इजी तो नहीं रहने वाला आपका फर्स्ट ईयर। तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपका जो ये क्वेश्चन है, चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग एग्रीकल्चर कॉलेज शेड्यूल एंड नीट प्रिपरेशन, इसका आंसर मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं आईसीआर का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अभी आपको क्या करना है, अभी आप सिंपली आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस कीजिए। जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपको गवर्नमेंट सीट मिलने वाली होगी, उस समय ये बात आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी है कि आप आईसीआर में कॉलेज लें, उसके साथ आप नीट की प्रिपरेशन करें या ना करें, उस समय कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी आप आराम से अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, वही चीज़ पढ़िए जो आपने नीट में ही पढ़ा था, सेम चीज़ पढ़िएगा, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई कीजिएगा, और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको दे दूंगा। ये आखिरी कमेंट है श्रेया पाल का। हाय, आई वांट टू नो दैट इफ़ आईसीआर क्लास स्टार्ट फ्रॉम फेब मार्च, मुझे क्या क्लास तभी से ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी नीट की प्रिपरेशन करूँगी, एंड एज पर ऑल टीचर्स नीट 2023 मई में होगा, तो मैं बिना कॉलेज ज्वाइन करके सिर्फ कॉलेज में एडमिशन ले के रख सकती हूँ, एंड देन नीट के बाद उसके स्कोर के अकॉर्डिंग देखूँगा क्लास अटेंड करना है या नहीं, प्लीज़ सॉल्व माई क्वेरी। तो देखिए, आपका भी सेम डाउट है लगभग यूट्यूब लवर की तरह, तो आपके लिए भी मेरा लगभग सेम आंसर है कि आपको भी 75% अटेंडेंस मैंडेटरी रहेगा, आप बिना अटेंडेंस के एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकती हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, तो मैं कॉलेज बिना ज्वाइन करके सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेके रख सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, आपने जब एडमिशन ले लिया है तो कॉलेज आपको अटेंड करना पड़ेगा, आपको फील्ड वर्क आपको भी करना पड़ेगा, सीनियर्स रहेंगे वहाँ पर आपके साथ, सीनियर्स का भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा आपको इनिशियल स्टेज में, फिर असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, वाइवा, इतना सारा होगा, वो भी आपको मैनेज करके चलना होगा। वही चीज़ है, जब रिज़ल्ट आ जाएगा आपका आईसीआर का, उसके बाद आप प्रॉपरली बैठ के डिसाइड कर लीजिएगा कि अगर फरवरी में स्टार्ट हो रहा है आपका कॉलेज, तो आप उसमें क्या कर सकती हैं कि आप सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, कॉलेज मत जाइए,
संडे तो ऑलरेडी छुट्टी ही रहता है, तो सैटरडे को ही मत जाइए, या फिर आप फ्राइडे सैटरडे छोड़ दीजिए, लगातार आपको 3 दिन मिल जाएगा। और लगभग मैं आपको बता दूं, आपका एक्सपेक्टेड नीट स्कोर तो आपने कुछ लिखा नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो अगर आपका नीट स्कोर 450 प्लस है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कॉलेज के साथ नीट की प्रिपरेशन करने में। मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी लोग फुल ड्रॉप भी लेते हैं, तब भी उनका नीट क्लियर नहीं होता है। और आप जब पार्शियल ड्रॉप लेंगी तो आपका ज़ाहिर सा बात है आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि आईसीआर के कॉलेजेस में क्या क्या होता है। अभी इस पर और भी डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी अपना जो आईसीआर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए आप सभी मन लगा के पढ़ाई करें। और अभी जो मेरी वीडियो की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि अभी मेरा भी सेकंड इंटरनल एग्ज़ाम आ रहा है मेरे कॉलेज में। तो हो सकता है इंटरनल एग्ज़ाम में मैं थोड़ा बिजी रहूँ। तो आप सभी भी मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपका भी कोई ऐसा डाउट है आईसीआर या नीट के रिगार्डिंग, तो आप भी कमेंट सेक्शन का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरी है आप वो डाल सकते हैं। मैं बता दूं, पिछले साल जब मैं काउंसलिंग करा रहा था तो सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, अपना सारा चॉइस प्रेफरेंस लाइन बाय लाइन जो है वो लिख देते थे कि मेरी फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस बीएचयू है, फिर सेकंड क्या है, फिर थर्ड क्या है, ऐसे करके वो लिखते थे। उसके बाद मैं उनका एक्सपेक्टेड कॉलेज प्रिडिक्ट करता था। तो अगर आप कमेंट सेक्शन का प्रॉपर यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूर से मेरा रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको कोई पर्सनल इशू भी है, पर्सनल डाउट भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी इजीली डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ टाइम से। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।